नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 85 शब्दों की प्रस्तावना पूरे भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। ये पूरे संविधान की आत्मा कहलाती है और इससे ये पता चलता है अर्थात 85 शब्दों से ही हमारी संविधान पता चल जाता है कि पूरा संविधान कैसा होगा। पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा का गठन देख लिया था। इसके बाद जो है संविधान लागू हो गया था। आज हम संविधान में क्या-क्या है तो शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। सबसे पहले हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान कितना विस्तृत और कितना विशाल है। यानी कम शब्दों में ही ये पूरे संविधान का वर्णन कर देता है। तो आइए जानते हैं इसके हर एक शब्द के बारे में, इसके हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो है भारत की जो संविधान है उसका पहला पृष्ठ है। ये पहला पृष्ठ है और ये सेकंड पृष्ठ है। इसे जो इस संविधान को जो लिखा है, किसने अपने शुभ हाथों से लिखा है और किसने सजाया है। तो ये संविधान का पहला पृष्ठ है और है ये सेकंड पृष्ठ। यानी ये पहला पेज और ये दूसरा पेज है। तो आइए चलते हैं आगे तीसरे पेज के बारे में। तो ये है थर्ड पेज, यानी थर्ड पेज में भारत की क्या लिखी है, प्रस्तावना लिखी है। ये प्रस्तावना लिखी हुई है, ये प्रस्तावना है पूरी, ये देखो ये यानी ये भारत का संविधान यानी इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसकी जो भाषा, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है, इसमें जो भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है। क्या ली गई है, भाषा। और इसका जो कंसेप्ट है, प्रारूप है, ये कहाँ से ले लिया गया, प्रारूप को यानी रूपरेखा को, प्रारूप को कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो ये है भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसका जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया। ओरिजिनल संविधान जो अपने हाथों से हैंड राइटिंग से लिखा है वो लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा। किसने लिखा है, इसे हम पहले मिटाते हैं। आप देख लीजिए प्रस्तावना है ये हमारी, चलो फुल कर लेते हैं, मिट नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना थी। तो इसके एक एक शब्द को हम समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी। तो जो मूल संविधान में लिखा हुआ है ये किसने अपने हाथों से लिखा है, हाथों से किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। किसने लिखा है, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है। प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसे जो सजाया है, ये जो ये दिख रही है, ये किनारे किनारे जो बॉर्डर है, पूरे संविधान सजा हुआ है। और हर टॉपिक शुरू होने से पहले आपको चित्र मिलेंगे जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तो इसे अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। और इसे सजाने का काम किया कि किसने किया, ये जो सजाया गया है इसे किसने सजाया है, तो नंदलाल बोस ने सजाया है। नंदलाल बोस ने सजाया है, ध्यान रखना, नंदलाल बोस ने अपने हाथों से ये डिजाइन जो बनाई है नंदलाल बोस ने बनाई है। यानी लिखा किसने है, लिखित हैंड लिखित किसकी है, तो प्रेम बिहारी रायजादा की है। और इसे सजाया किसने है, तो सजाया है नंदलाल बोस जी ने। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आते हैं परीक्षा में। इसकी जो मूल प्रति है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, संविधान की जो मूल प्रति है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं 284 सदस्यों के, यानी 284 सदस्यों के हस्ताक्षर मिलते हैं, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर मिलते हैं। और पहला हस्ताक्षर किनका मिलता है, पहला हस्ताक्षर मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी का है। ध्यान रखिएगा, संविधान में जो पहला हस्ताक्षर किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का है। और लास्ट का हस्ताक्षर यहाँ पे लिख दो, ये हस्ताक्षर, कितने हस्ताक्षर हुए थे, हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और जिसमें फर्स्ट हस्ताक्षर, फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का। और लास्ट है, यानी लास्ट है, लास्ट जो हस्ताक्षर है वो फिरोज गांधी का है, फिरोज गांधी। लास्ट हस्ताक्षर किसका है, फिरोज गांधी का है। लास्ट हस्ताक्षर जो है वो फिरोज गांधी का है। थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं इसे, मिट रहा है ये, यानी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिरोज गांधी भी मिट गया, फिरोज गांधी भी लिखा हुआ मिट गया। और मैंने ये इनके लिए नहीं बोला है मिट गया, मतलब फिरोज गांधी लिखा हुआ मिट गया, फिरोज गांधी, फिरोज गांधी जी। ठीक है, फिरोज गांधी जी, लास्ट हस्ताक्षर जो है फिरोज गांधी जी का मिलेगा।
तो ये हमारे भारत की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिलिखित अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कितने शब्दों में लिखा है? इसमें जो है 85 शब्द मिलेंगे। 85 शब्दों में ये जो है प्रस्तावना लिखा हुआ है ना। इसके जो है आगे हम संविधान की प्रस्तावना को देखने से पहले हम देख लेते हैं भारत का संविधान। ये जो है हमारे भारत का संविधान जो रखा हुआ है ये एक इसका हिंदी वर्जन है और दूसरा इंग्लिश। तो ये जो भारत का संविधान है ये अभी भी वैसा लिखा हुआ है, जबकि हाथों से लिखा हुआ है ये ना मिटे, हैंड राइटिंग ना मिटे और वैसी की वैसी रखी रहे। इसीलिए ये जो है पार्लियामेंट में अभी भी सुरक्षित हीलियम और नाइट्रोजन गैस में रखा हुआ है। इसमें रखा है नाइट्रोजन गैस में, दिल्ली में अभी भी ये सुरक्षित लाइब्रेरी भवन में विशेष बॉक्स में देख रहे हो ना, विशेष बॉक्स में ये जो है सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है ना। तो ये है हमारा जो संविधान है। संविधान ये देखो अभी भी ऐसा ही इस प्रकार से रखा गया। इसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और इसलिए हीलियम और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में ये ना आए, अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद इसकी जो स्याही है ये उड़ जाएगी, पेज खराब हो जाएगा। लेकिन आज तक पेज इसकी खराब नहीं हुए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हम प्रस्तावना के ऊपर चुके हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान इस संविधान सभा में आज इस तारीख को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना और इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू द्वारा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 में इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसे कब स्वीकार किया गया प्रस्तावना के रूप में? तो प्रस्तावना के रूप में इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव कब जारी किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। पर जो है इसे और इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहा जाता है। स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, ठीक, इसे स्वीकार किया गया था। इसमें अब तक इसमें प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। प्रस्तावना में कभी भी संशोधन नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, केवल संशोधन हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 1976 में इस प्रस्तावना में संशोधन होता है और जो है 2 शब्द जोड़े जाते हैं। 2 शब्द कौन कौन से जोड़े जाते हैं? समाजवादी, 3 शब्द जोड़े जाते हैं, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। 3 शब्द कौन कौन से? 3 शब्द जोड़े गए जो हम आगे देख लेंगे। 3 शब्द जोड़े गए जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है इसी में देख लो, इसमें जो है 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? एक तो जोड़ा गया ये वाला शब्द 42वें संविधान संशोधन में, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये दूसरा ये है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और क्या जोड़ा गया? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। ये छठे पैरा में, ये वो दूसरे में, प्रथम पैरा में। ये मतलब जो है अखंडता जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अखंडता जोड़ा गया और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द
जोड़े गए। इसी में देख लेते हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इसमें 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। कौन-कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। यानी हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, कोई भी बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विश्वास करने की स्वतंत्रता है, धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और किसी की भी उपासना करने की हमें आजादी है। आगे हम प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, समता जो है तो हम आगे विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। संविधान में जो बनाए गए नियमों को समझने के लिए प्रस्तावना को लिखा गया। यानी संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उन अधिनियमों को समझने के लिए क्या लिखा गया? प्रस्तावना को लिखा गया है। कुछ नियम है ना संविधान में, तो उन्हें अधिनियमों को, उन्हीं नियमों को समझने के लिए ही प्रस्तावना को लिखा गया। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और संविधान सभा के द्वारा इसे जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। यही लिखी थी ना नेट? एक मिनट से 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। हाँ सही है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है इसे और पेश किया जाता है 13 जनवरी 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। ठीक, और इसी को उद्देशिका या प्रस्तावना बना दिया गया। आगे हम प्रस्तावना का प्रारूप जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी जो प्रारूप है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था? 1976 में हुआ और इसके द्वारा जो है कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, अखंडता, समाजवादी और एक और शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में होता है और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए, तो उसमें नाम दिए होंगे, तो आपको जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन-कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है और इसमें मतलब जो है कहा जाता है कि 3 तरीके से न्याय मिलेगा। समाज की तरफ से भी न्याय मिलेगा, अर्थ यानी रुपए पैसे की तरफ से भी न्याय मिलेगा और राजनीतिक तरफ से भी न्याय मिलेगा। न्यायालय जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब न्याय देंगे। आगे चलते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई कि हमें जो है अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति विश्वास, किसी पर भी अपनी बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है और विश्वास करने की भी स्वतंत्रता है। हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, हम जो है किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। न्याय, न्याय न्याय जो है, न्याय 3 प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। धर्म और उपासना, ये 3-5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, ये उपासना मतलब जो है उपासना, ये हमें स्वतंत्रता दी गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की क्षमता है, अर्थात हम सभी जो है समान हैं। आगे इन शब्दों को हम डिफाइन करेंगे, आगे हम इन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, है ना? प्रस्तावना में 2 प्रकार की क्षमता बताई गई है। कौन-कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है? ध्यान रखना। आगे जो है, जो न्याय बताए गए हैं, जैसे कि सामाजिक है, समाज के जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं, वंचित वर्गों के उत्थान के विशेष अवसर प्रदान करना, है ना? ताकि विकास हो चुके समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आर्थिक, आर्थिक न्याय क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय का संबंध है कि धन संपत्ति और आर्थिक अवसरों के निष्पक्ष वितरण से है ना? अगला राजनीतिक न्याय है कि अगर वह मतलब देश की शासन प्रणाली और राजनीतिक प्रक्रिया है, सभी नागरिकों की समान भागीदारी होगी। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है? आगे चलते हैं, हम इन शब्दों के बारे में देखते हैं। ये शब्द प्रस्तावना में, ये जो शब्द हैं यही बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं और इन शब्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रस्तावना में जो शब्द हैं, सबसे पहला शब्द है, सबसे पहले शब्द की बात करते हैं तो पहला शब्द जो है वो है समाजवादी। सबसे पहले समाजवादी शब्द उठाते हैं। समाजवादी, पहला शब्द लेते हैं समाजवादी। समाजवादी, ये जो समाजवादी शब्द दिया है, ये जो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द दिया है, ये पहले नंबर पर,
समाजवादी शब्द का मतलब क्या है? समाजवादी शब्द का मतलब क्या है? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। देखो, समाजवादी शब्द का अर्थ ये है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना, यानी समाज में जितने भी लोग हैं सभी के साथ जो है आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। ठीक है, सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना, जितने जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए कल्याण के कार्य करना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इनके बीच असमानता कम करना, है ना, सभी को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। ठीक है, तो ये है समाजवादी। अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और अगला शब्द है कौन सा? संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बारे में मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी भी बाहरी शक्ति या देश का जो भारत पर आक्रमण ना हो। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होगा कि भारत एक क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है, और किसी भी बाहरी शक्ति या देश का भारत पर नियंत्रण नहीं होगा। अर्थात भारत अपनी जो आंतरिक और बाहर नीतियां स्वयं बनाएगा, है ना, किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता भारत की स्वेच्छा पर आधारित है। भारत जो है किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है, और जो है ये विदेशियों के अधीन नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की जो सदस्यता है भारत की स्वेच्छा पर आधारित है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझा, समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आया है पंथ निरपेक्ष। तीसरा वर्ड क्या आया है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कैसी राइटिंग हो रही है भाई, ये थोड़ा सा मिटा के चलते हैं, है ना। पंथ निरपेक्ष, अगला वर्ड है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों को वह समान सम्मान मिलेगा। क्या आज ऐसा है? नहीं है ना। यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को वह समान सम्मान करेगा। सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं करता है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य के लिए कोई भी धर्म ना ऊंचा होगा ना नीचा होगा, उसके लिए सारे धर्म जो है समान हो, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे बौद्धिस्ट हो चाहे क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो उसके लिए सारे धर्म जो है एक समान है। आगे हम चलते हैं तो अगला शब्द आता है हमारा लोकतंत्रात्मक। चौथा वर्ष आता है हमारा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, 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 लोकतंत्रात्मक। अगला वर्ड आता है लोकतंत्रात्मक वर्ड आया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए ही सरकार। यानी अगर जनता चाहे, जनता जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार लागू है। सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी जनता ही सरकार चुनेगी। और सरकार किसके लिए होगी? वो होगी जनता के लिए, है ना। तो सरकार किसकी होगी? जनता की ही सरकार होगी, और जनता द्वारा ही तो बनाई गई है सरकार, इसीलिए वो जनता के लिए ही सरकार होगी। आगे अगला वर्ड आता है गणराज्य। क्या आया? गणराज्य शब्द आता है, तो इसका मतलब क्या है? गणराज्य, है ना। राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, गणराज्य यानी जो राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? निर्वाचित होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे कि पहले राजा हुआ करते थे, है ना। एक राजा अगर खत्म हो जाता है तो उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता था, लेकिन इसमें गणराज्य में ऐसा नहीं होगा। गणराज्य में भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही चुना जाएगा। कोई राजा रानी राज्य का प्रमुख नहीं होगा। आगे ये शब्द दिए गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें जो न्याय दिए गए थे उसमें समाज, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये हम न्याय के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। यानी न्याय, लोग जो जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाएगा, है ना। और आर्थिक न्याय, सभी की आजीविका के समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को क्या है? जीवन जीने के समान अवसर दिए जाएंगे। सभी राजनीतिक न्याय में क्या है? सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार और चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आगे स्वतंत्रता बताई गई थी, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, धर्म मनाने या प्रचार करने की स्वतंत्रता। आगे और समता, समता यहाँ पर नहीं दी गई है, समता
ये दी तो गई है, 2 प्रकार की क्षमता है, समता, ये है, ये समता, 2 प्रकार की समता है। समता मीन्स सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। समता मीन्स होता है समान, यानी जितने भी नागरिक हैं वो कानून की नजर में क्या है, समान है। अर्थात अवसरों की समानता दी जाएगी और कानून की समक्ष समानता है, और क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। प्रतिष्ठा और अवसर यही हो गया, यही है समता। समता 2 प्रकार की इसमें समता है, प्रतिष्ठा यानी किसी की प्रतिष्ठा नहीं ली जाएगी और सभी को अब समान अवसर दिए जाएंगे, है ना। अगला शब्द आता है, अगला शब्द एक और शब्द है वो स्वतंत्रता, सभी जानते हैं, समानता। और इसके बाद और शब्द है एक बंधुता, एक और शब्द है बंधुता, बंधुता, बंधुता है, बंधुता में यानी सभी नागरिक में भाईचारे, एकता और सद्भाव, भाईचारे, एकता, सद्भाव और यानी भाईचारे की भावना का विकास हो, मतलब भाईचारा, एकता और सद्भावना की भावना का क्या हो, विकास हो। यानी राष्ट्रीय एकता को ये मजबूत, इसका मतलब था कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, सभी नागरिकों की गरिमा का सम्मान करना और आपसी प्रेम और सहयोग की भावना का विकास करना इसका लक्ष्य था। तो ये हमारे शब्द थे, समता, स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, सभी के लिए समान अवसर। तो ये उम्मीद करते हैं आप सभी को प्रस्तावना बेहद पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसे ध्यान रखेंगे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही शीघ्र पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।